देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो इस वक्त पटना से आ रही है, जहां बीबीए की छात्रा से गैंगरेप मामले में पुलिस हाथ मलती रह गई और मुख्य आरोपी विनायक सिंह ने गिरफ्तारी के लिए पुलिस उसके खाक छानती रह गई और विनायक सिंह ने पुलिस से बचते हुए सीधे कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट में सरेंडर के बाद उसे न्यायिक हिरासत में फुलवारी जेल भेज दिया गया है। वहीं इस महापाप का एक और आरोपी संदीप सिंह अभी भी फरार है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले ही कुश और विकास को गिरफ्तार कर लिया है और अब इस जघन्य कांड में सिर्फ संदीप सिंह की गिरफ्तारी बाकी है। इसे पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तो देखिए, पटना पुलिस हाथ मलती रह गई और विनायक सिंह जो पटना गैंगरेप का मुख्य आरोपी है, उसने चुपके से कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस लगातार उसे ढूंढने का दावा कर रही थी, छापेमारी का दावा कर रही थी, लेकिन देखिए विनायक सिंह का आज एक वीडियो वायरल हुआ था और आज ही उसने चुपके से कोर्ट में सरेंडर भी कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पटना दुष्कर्म मामले में 3 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं। एक आरोपी अब भी फरार है, लेकिन सरेंडर से पहले विनायक सिंह की अय्याशी का जो वीडियो वायरल हुआ वो कई सवाल खड़े कर गया। हद तो यह है कि देखिए कि दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी खुद एसएसपी ने की थी, लेकिन हाजत में होने के बावजूद आरोपी खुलेआम फोन पर बातचीत कर रहा था। धुएं का छल्ला उड़ाते इस गुंडे को गौर से देख लीजिए, पहचान लीजिए इसके चेहरे को। यही है पटना रेप कांड का मुख्य आरोपी विनायक सिंह। यही है वो हैवान जिसने पटना में मासूम के साथ पिस्टल की नोक पर रेप किया। अय्याशी करते विनायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो कहां का है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर बिहार का है तो देखिए कैसे अपने गुर्गों के साथ कानून की धज्जियां उड़ा रहा है विनायक। शराब की महफिल सजी है और ये टशन में सिगरेट के कश उड़ा रहा है। इन तस्वीरों को फिर से देखिए और सोचिए, क्या इसको कानून का कोई खौफ है? और वो भी कैसे? क्योंकि पटना रेप कांड के दूसरे आरोपी को जिसे पुलिस ने पकड़ा था वो तो थाने में ही फोन पर बात करता दिख रहा है। वो भी देखिए, पीली टी शर्ट पहने ये है पटना रेप कांड का दूसरा आरोपी कुश, जिसे खुद एसएसपी ने पकड़ा था, जिसे पुलिस थाने में पूछताछ के लिए लाई थी, लेकिन ये थाने में ही फोन पर बात करता दिख रहा है। अब सोचिए जरा, जब आरोपियों की ऐसी आवभगत होगी तो पुलिस से डरेंगे? सवाल है, कब तक होगी बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी? कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे दोनों दरिंदे? आखिर कब होगी बिहार की राजधानी सुरक्षित? क्या हवा हवाई है पटना पुलिस के दावे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार पुलिस पीपुल्स फ्रेंडली होने का दावा करती है, लेकिन उसी पुलिस का एक दारोगा फरियादियों को गाली देता है। कौन है वो दारोगा? आइए जानते हैं। अपराध की संस्कृति को दूर भगाना है, अपराधियों को दूर भगाना है, बिहार को अपराध मुक्त बनाना है, बिहार को नशा मुक्त बनाना है। बिहार के डीजीपी बिहार को अपराध मुक्त बनाने की बात कहते हैं, लेकिन उनकी पुलिस फरियादियों से कैसा बर्ताव करती है सुनेंगे तो डीजीपी भी दंग रह जाएंगे। मम्मी गई थी सर, हम एक्चुअली बाहर में थे तो मम्मी गई थी, तो थाना प्रभारी कोई एक्शन नहीं लिया। जहाँ तक मम्मी के 4 घंटा 6 घंटा बैठा के रखे, आज तक थाना प्रभारी मिले नहीं है। मोबाइल से बात हुआ है तो सरकारी नंबर से, तो उस पर गाली गलौज हुआ। जी सही सुना आपने, पटना के विक्रम थाने का दारोगा ऋतुराज सिंह गाली देता है। ऋतुराज सिंह की बदतमीजी का ऑडियो भी सुनाएंगे, पहले पूरा मामला जान लीजिए। 1 जनवरी को विक्रम थाना क्षेत्र से एक लड़की गायब हो जाती है। लड़की की मां थाने जाती है। रंजीत, चंद्रभूषण और बबलू नाम के अपने ही रिश्तेदारों पर अपहरण का आरोप लगाती है, लेकिन कई घंटों तक बिठाए रखने के बाद भी केस दर्ज नहीं होता। लगातार 3 दिन तक लड़की के घर वाले थाने का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन दारोगा केस दर्ज नहीं करता। और जब लड़की का भाई एफआईआर दर्ज कराने के लिए फोन करता है
तो प्रेम प्रसंग का मामला बताकर फोन पर ही भद्दी भद्दी गाली देने लगता है। हेलो, हाँ सर। तुम्हारी बहन भागती है अपने मन से या तुम लोग लिखते हो नौटंकी? नहीं सर, जो था सो चलेगा बता। नौटंकी। 2 साल से अभी नबीनगर थाना प्रभारी से हमको कल बात हुआ श्याम किशोर बाबू से। हाँ। तो बोले कि 2 साल से इन लोग का है, कभी अम्बा में वो लोग धमकी देता है। नहीं 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 नहीं, नौटंकी बतिया रहे तुम लोग। संस्कारहीन भाई बहन में तुम लोग भागा भागी करेगा सब। हाँ, की संस्कार गिर गया है सबका। अब हम क्या करें सर, हम तो थोड़ी ना करवा, हाँ, हम थोड़ी ना करवा सर। बहन पर कंट्रोल नहीं है तुमको। अब पूरा निगरानी तो रहता था सर, अब लेकिन वो लोग आ गया रात में तो हम क्या करें। हम आते हैं अभी ड्यूटी में, मैं जब आएंगे शाम में तो आगे भेंट करना तुम हमसे। हम सर बाहर में, मम्मी पापा चल जाएंगे। हाँ ठीक है, जो भी है ठीक। बाद में पीड़ित लड़की के भाई ने पालीगंज डीएसपी से बात की तो 4 दिन बाद विक्रम थाने में केस दर्ज हुआ। मामला मेरे संज्ञान में आया भी था और विक्रम थाना में प्राथमिकी दर्ज हो गई है। हम लोग उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो मामला दर्ज कराया गया है कि लड़की गुम है, नहीं मिल रही है, तो हम लोगों ने उस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर लिया। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जो बेहतर कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। डीएसपी मामले की जांच के साथ साथ बदजुबानी वाले ऑडियो की जांच की बात भी कह रहे हैं, लेकिन सवाल है कि कैरेक्टर पर सवाल उठाने वाला कौन होता है दरोगा? एफआईआर दर्ज करने के बजाय गाली गलौज क्यों? क्या यही है पीपुल्स फ्रेंडली बिहार पुलिस का सच? और गालीबाज दरोगा पर कब होगी कार्रवाई? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आदित्य आनंद की रिपोर्ट। बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में नया खुलासा हुआ है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शेल्टर होम में किसी भी लड़की की हत्या नहीं हुई है और सभी 35 लड़कियां जीवित हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में नया खुलासा। सीबीआई का सुप्रीम कोर्ट में दावा। शेल्टर होम में नहीं हुई थी किसी लड़की की हत्या। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड की जांच कर रही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शेल्टर होम में किसी लड़की की हत्या नहीं की गई थी। सीबीआई की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने दावा किया है कि इस केस में हत्या का कोई सबूत नहीं मिला है और सभी 35 लड़कियां जीवित पाई गई हैं। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि तमाम 35 लड़कियों को अलग अलग लोकेशन से रिकवर किया गया है, वो सुरक्षित हैं, लेकिन जो हड्डियां मिली हैं वो किसी भी लड़की की नहीं है, वो किसी वयस्क की है। लेकिन बड़ा सवाल इस मामले में अभी भी ये है कि जो हड्डी का कंकाल मिला वो किसका है, ये जांच का पहलू है। सीबीआई ने ये तो माना है कि किसी लड़की की हत्या नहीं हुई, लेकिन बालिका गृह में दुष्कर्म की घटना से इनकार नहीं किया है। यही नहीं, बड़ा सवाल ये भी है कि अगर लड़कियों की हत्या नहीं हुई तो जो कंकाल मिले वो किसके थे, यानी आगे इस बात की जांच भी जरूरी है। वैसे बालिका गृहकांड के 17 मामलों में जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है उसमें 25 डीएम और 71 अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है और एनजीओ से जुड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। सीबीआई ने अपने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि जो तमाम अधिकारी अपनी रिपोर्ट में सीबीआई ने शामिल किए हैं, जिनके नाम शामिल किए हैं, उन तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई की जरूरत है। कुछ बड़े अधिकारी सीबीआई के रडार पे हैं। बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड का खुलासा टीआईएसएस की रिपोर्ट से हुआ था। जांच हुई तो मेडिकल रिपोर्ट में 42 में से 34 बच्चियों से दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इस मामले में कुल 20 आरोपी हैं और मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार भी लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केस को बिहार से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। दिल्ली की साकेत कोर्ट इस मामले में 14 जनवरी को फैसला सुना सकती है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मौजूदा केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ आज कई संगठनों ने भारत बंद बुलाया। भारत बंद का बिहार, झारखंड समेत देश भर में मिला जुला असर दिखाई दिया। बंद के दौरान कई जगहों पर झड़प हुई तो कई जगहों पर आम लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ी।
केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ भारत बंद किया गया। पटना के डाक बंगला चौराहा पर ट्रेड यूनियनों के भारत बंद के समर्थन में हुजूम उमड़ा। कई संगठनों के प्रदर्शनकारियों ने डाक बंगला चौराहे को पूरी तरह से जाम कर दिया। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जो प्रदर्शनकारी हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त डाक बंगला चौराहा पर आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से सड़क जाम कर दिया गया है और ट्रेड यूनियन के सभी वर्कर्स के अलावा जो आशा कार्यकर्ताएं हैं, आंगनवाड़ी हैं, सभी सड़क पर बैठी हुई हैं और लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। 13 सूत्री मांगे हैं जिसमें बैंक कर्मचारी भी हैं, ट्रेड यूनियन के सभी सदस्य हैं, वाम दल के सभी संगठन हैं। और हम कैमरामैन से कहेंगे पैन करके आप एक बार दिखाएं कि पूरी तरह से डाक बंगला जो है कैसे ब्लॉक कर लिया गया है और जो प्रदर्शनकारी हैं लगातार सड़क को कब्जे में ले रखे हैं। दरअसल सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियन ने भारत बंद का आयोजन किया था। बंद का समर्थन 6 बैंक संगठन, 60 छात्र संगठन, वाम दलों समेत कई संस्थाओं ने किया है। इसके अलावा जितने भी संगठन बंद का समर्थन कर रहे हैं उनकी भी अलग अलग मांगे हैं। हम लोगों को मानदेय नहीं दिया जाए, वेतन किया जाए जो कि अभी अब 5600 रुपया है, लेकिन 5000 से हम लोग का कुछ नहीं होने वाला है। एक जन भी नहीं खा सकते हैं हम लोग एक महीना। हमारा मांग है मानदेय बंद करो, वेतन का प्रबंध करो, महिलाओं को शोषण बंद करो। 5600 में 56 प्रकार का कार्य क्यों देती है सरकार? 4 घंटा के लिए बहाल किया है और हमसे 10-10 घंटा कार्य कराती है। सारा सरकारी कर्मी वाला कार्य हम लोगों से कराती है। भारत बंद के दौरान पटना के राजेंद्र नगर में पुलिस और छात्र संगठन AISF के सदस्यों के बीच झड़प हुई। AISF के सदस्य राजेंद्र नगर टर्मिनल पर प्रदर्शन करना चाहते थे। जब पुलिस ने उन्हें टर्मिनल के अंदर जाने से रोका तो वो उग्र हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस और छात्रों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हंगामे के बाद पुलिस ने 3 छात्रों को हिरासत में भी लिया। राजेंद्र नगर स्टेशन पर भी बड़ी संख्या में बंद समर्थक ट्रैक को जाम करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने बंद समर्थकों को वहां से खदेड़ दिया। भारत बंद के दौरान इंटक के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। पटना के एन कॉलेज से होते हुए प्रदर्शन बोरिंग रोड चौराहा तक पहुंचा। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही श्रम कानून में किए गए संशोधन को वापस लेने की मांग की। ट्रेड यूनियन की हड़ताल को बैंक यूनियन ने भी समर्थन दिया। ट्रेड यूनियन के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर दिखने लगा है और इंटक के कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं और ये विरोध प्रदर्शन जारी है। जो यहाँ से इंटक के कार्यकर्ता जो है वो बोरिंग रोड चौराहा से निकले हैं और जिस ढंग की केंद्र की नीतियां हैं, श्रम कानूनों के संशोधन जो हुए हैं उनके खिलाफ इंटक के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर निकल करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के करीब 7600 ब्रांच में कामकाज ठप रहा। कर्मचारियों ने बैंक मर्जर और केंद्र सरकार की नीतियों पर विरोध जताया। पटना ही नहीं पूरे बिहार में भारत बंद का मिलाजुला असर दिखा। बिहार के अलग अलग शहरों में भारत बंद का असर कैसा हुआ, ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। श्रम कानून में बदलाव, कोयला उद्योग में 100% FDI समेत कई मुद्दों पर देशव्यापी हड़ताल किया गया। देश भर में बंद का मिलाजुला असर दिखा। अब देखना है कि सरकार की नीतियों पर इस बंद का क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। विभिन्न मांगों को लेकर ट्रेड यूनियंस की हड़ताल पर सियासत भी खूब हो गई। बीजेपी ने कहा कि देश के विकास को ठप करने की साजिश है। खासकर जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां अव्यवस्था बनाने की कोशिश है। वहीं कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी ने हड़ताल का समर्थन करते हुए इसे केंद्र की श्रम विरोधी नीतियों का नतीजा बताया है। ये रोज रोज भारत बंद करने की जो इनकी प्रवृत्ति है, देश की विकास को ठप करना चाहते हैं। अकारण इस तरह के नारे देते हैं और खास करके उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य नहीं है। लाखों करोड़ों कामगारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिन्होंने दिन रात एक करके देश को समृद्धि के ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इसलिए उनकी मांगों को निश्चित तौर पर सुना जाना चाहिए और जो कदम उठाए जा सकते हैं उनको उठाया जाना चाहिए। सभी लोग परेशान हैं, मजदूर हो, किसान हो, केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, बैंकर्स हो, हर लोग त्राहिमाम कर रहा है। ये स्थिति रही तो आंदोलन के लिए लोग तो सड़क पर उतरेंगे ही
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लगता है बंद करने की साजिश हो रही है, ताकि ये सब बंद हो जाए और जो सरकार समर्थित कुछ बड़े पूंजीपति हैं उनका एक तरफा राज चलता रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक दिवसीय दौरे पर बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने बोधगया में प्रवास कर रहे बौद्ध गुरु दलाई लामा से तिब्बत मंदिर में मुलाकात की, उनका आशीर्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री ने दलाई लामा को भगवान बुद्ध की मूर्ति और गया के ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़ी गया नाम की किताब भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने बौद्ध गुरु से करीब आधे घंटे तक बातचीत की। हालांकि व्यस्त कार्यक्रमों की वजह से मुख्यमंत्री महाबोधि मंदिर नहीं जा पाए। गौरतलब है कि बौद्ध गुरु दलाई लामा 14 दिवसीय बोधगया प्रवास पर हैं और पिछले दिनों 2 जनवरी से 6 जनवरी तक उन्होंने कालचक्र मैदान में देश विदेश से आए हजारों बौद्ध श्रद्धालुओं और पर्यटकों को शिक्षा दी। जल जीवन हरियाली यात्रा को लेकर कल सीएम नीतीश कुमार बांका पहुंचेंगे, जहां वो दिन में बौंसी प्रखंड के चांदन जलाशय का मुआयना करेंगे। इसके अलावा जलाशय क्षेत्र में लगे सोलर लाइट और सिंचाई विभाग के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन भी करेंगे। सीएम जल जीवन हरियाली से संबंधित कृषि और दूसरे विभाग के प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। खबर मोतिहारी से है, जहां स्टेट बैंक से 13 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। घोटाले का खुलासा आरबीआई के ऑडिट के दौरान हुआ है। इसमें बैंक से 13 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का पता चला है। खुलासे के बाद आरबीआई ने मोतिहारी के रीजनल मैनेजर सहित 9 बैंक अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। नोटबंदी के दौरान नोटों के साथ कटे फटे नोटों को बदलने के दौरान गबन की संभावना जताई जा रही है। पूरे मामले पर जांच में जुटे आरबीआई के अधिकारियों ने अभी फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार किया है। समस्तीपुर में विभिन्न जिलों के प्रशिक्षु महिला सिपाहियों का पारण परेड समारोह का आयोजन किया गया। परेड में प्रक्षेत्र के आईजी पंकज दराद और एसपी विकास बर्मन शामिल हुए। दोनों अधिकारियों ने परेड का निरीक्षण किया और प्रशिक्षु सिपाहियों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद मार्च पास्ट कर सलामी दी गई। प्रशिक्षण सत्र में सहरसा, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के 289 सिपाहियों को 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई। महिला पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण जो है वो पूर्ण हुआ और पारण परेड आयोजित किया गया था। पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर विकास वर्मा और उनकी टीम ने इनको करीब 15 महीनों का ट्रेनिंग दिया गया और आज इस ट्रेनिंग के बाद ये कल से फील्ड में ड्यूटी करेंगी। औरंगाबाद सदर अस्पताल में नवजातों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एसएनसीयू यानी विशेष नवजात शिशु इकाई की व्यवस्था की गई है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस एसएनसीयू वार्ड में स्पेशल डॉक्टरों की तैनाती है, लेकिन 4 सालों के जो आंकड़े सामने आए हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या एसएनसीयू नवजातों की कब्रगाह बनता जा रहा है। औरंगाबाद सदर अस्पताल का एसएनसीयू वार्ड नवजातों की कब्रगाह बनता जा रहा है और ये हम नहीं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। 2016 के जनवरी महीने से दिसंबर 2019 तक एसएनसीयू के अंदर 396 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। जीवन रक्षक कई विशेष उपकरण और 3 डॉक्टरों की विशेष तैनाती होने के बावजूद नवजातों की देखभाल के लिए बनी स्पेशल यूनिट कसौटी पर खरी नहीं उतर रही। नवजातों की मौत, इन आंकड़ों ने विपक्ष को सरकार और जिला प्रशासन की खिंचाई करने का मौका दे दिया है। संवेदनहीन है यहाँ का जिला प्रशासन। कई एक बार तो इसके लिए कहा गया आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, लेकिन एक भी नहीं सुनी गई किसी की। और यह जिला प्रशासन और अस्पताल का क्या कहें, यह सरकार बिल्कुल ही संवेदनहीन है। पब्लिक के आम सुविधा से इसे कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य महकमा दलीलें देते हुए अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहा है। जिला स्वास्थ्य समिति के डीपीएम की माने तो एसएनसीयू में सब ठीक ठाक है। सबसे बड़ा वजह है कि वहाँ पर जो भी बच्चे आ रहे हैं वह प्री में चौड़ा रहे हैं। प्री में चौड़ाने के कारण उनके वजन सही नहीं हो रही है, 700-800 ग्राम के हो रहे हैं। प्री जो है बर्थ एक्सपेसिया का कारण सबसे ज्यादा कारण वहाँ पर है, जो सर्वाइव करने में उनको दिक्कत हो रही है। जो भी बच्चे 1500 ग्राम से ऊपर हो रहे हैं उसको लगभग 90% से वो बच्चे को हम लोग बचा ले रहे हैं। सब ठीक ठाक है तो नवजातों की जान कैसे जा रही है, सवाल अहम है और ये सवाल सभी के जहन में भी। न्यूज़ 18